नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे होंगे आप लोग? मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आज हम आपको पढ़ाएँगे संविधान। संविधान कैसे बना, उसमें क्या टॉपिक पढ़ना है और राज्य व्यवस्था हम आपको पढ़ाएँगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम बताएँगे कि हम आप आपको संविधान में क्या-क्या टॉपिक पढ़ाएँगे और कितने दिन तक ये हमारा सेशन चलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट में ये होता है कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वही आज हम आपको समझाएँगे। तो सबसे पहले हम पढ़ाएँगे आपको देखिए संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में हम आज आपको बताएँगे। फिर अगली बार हम आपको अगले टॉपिक बताएँगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ और उसमें क्या-क्या बदलाव कैसे क्या हुआ है। वो कहाँ से कहाँ तक था 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक जो हमारा संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। फिर एक आता है भारत का संवैधानिक विकास है। उसके बाद हम बताएँगे भारत का संवैधानिक दूसरे चैप्टर में आता है कि 1858 ईस्वी के चार्टर एक्ट से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 तक रहा है। फिर हम आपको बताएँगे भारत का शासन अधिनियम 1935 और 1937 का प्रांतीय चुनाव तक आपको हम बताएँगे। अगली बार आएगा हम अगला टॉपिक होगा हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940 फिर क्रिप्स मिशन 1942 आपको बताएँगे। फिर हम आपको बताएँगे कैबिनेट मिशन 1946 वो वाला बताएँगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसकी कैसे मीटिंग हुई थी और उसमें कितने दिन लगे थे, वो सब आपको हम बताएँगे। फिर आपको बताएँगे हम संविधान सभा की समितियाँ और उप समितियों के बारे में आपको बताएँगे। फिर आएगा अगला टॉपिक हमारा संविधान के स्रोत आएँगे। फिर आएगा हमारा संविधान का अनुसूचियाँ आएँगी। फिर आएगा संविधान के भाग आएँगे। फिर आएगा उद्देशिका आएगा। फिर संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा राज्यों का पुनर्गठन होगा। फिर नागरिकता आएगी और नागरिकता को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। नागरिकता पार्ट 1, नागरिकता पार्ट 2 और एक नागरिकता पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा मौलिक अधिकार। इसको वही भी हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा मूल कर्तव्य राष्ट्रपति। फिर हम आपको पढ़ाएँगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, राष्ट्रपति क्या होता है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं। फिर आएगा उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, फिर आएगा संसद आएगा, फिर संसद की कार्यवाही और संसदीय समितियों के बारे में बताएँगे, फिर विधेयक एवं उनके प्रकार बताएँगे, फिर भारतीय न्यायपालिका के बारे में हम आपको बताएँगे पूरी डिटेल में। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के बारे में बताएँगे, राज्यपाल बताएँगे, राज्य विधानमंडल बताएँगे, उच्च न्यायालय, संघ और राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग के बारे में सारे टॉपिक पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। अभी हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमको क्या-क्या आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग एवं अन्य आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राजभाषा पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या-क्या पढ़ना है और कितने दिन तक कैसे पढ़ना है। तो अगला टॉपिक हमारा आएगा, अब हम आपको संविधान के बारे में बताएँगे। पहले संविधान पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए संविधान क्या होता है और संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या होती है। तो संविधान का अर्थ ये होता है संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम प्लस विधान। इसका संविधान का संधि विच्छेद क्या है? संविधान और सम का मतलब क्या होता है? समान होता है और विधान का क्या मतलब होता है? कानून होता है। और थोड़ी जानकारी के लिए हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, संविधान ये कौन-सी संधि है? तो यहाँ पे कौन-सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब संविधान की परिभाषा क्या होती है? सबसे बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि उसकी परिभाषा से हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो संविधान की परिभाषा क्या होती है? जो सबके लिए कानून बराबर हो, वही क्या होता है? संविधान होता है। जो कुछ नियम कानून होते हैं, जो एक देश को चलाने के लिए, शासन के लिए चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनका संकलन ही हमारा क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान की परिभाषा क्या है? नियमों, कानूनों का एक ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। तो परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हुई है, संविधान का परिभाषा क्या होती है? नियमों का एक ऐसा संकलन होता है, एक जैसे कि एक कुछ नियम होते हैं, तो वो एक किताब में लिखे होते हैं, तो उन्हीं का जो संकलन होता है, वो हमारा क्या होता है? संविधान होता है। फिर देखो संविधान और राज्य व्यवस्था में थोड़ा डिफरेंट होता है। संविधान वो होता है नियमों का एक संकलन होता है, उसी को संविधान कहते हैं और राज्य व्यवस्था क्या होती है? उन नियमों को पालन कराना ही हमारा क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। जैसे जो नियम होते हैं उनको कैसे करना है, कौन लागू करेगा और कैसे उसको बनाया जाएगा, ये सब क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो संविधान को व्यवहार में लाना ही हमारा क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। फिर राज्य व्यवस्था चलाने के लिए जैसे संसद होता है, संसद के बारे में अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएँगे, बस थोड़ा बताएँगे। संसद नियम बनाने का एक वो अंग होता है और न्यायालय क्या होता है? उन नियमों को लागू कराना न्यायालय का काम होता है और गैर संवैधानिक संस्थाएँ क्या होती हैं? जो संविधान में उल्लिखित ना होकर अलग से हमारी संस्थाएँ बनाई जाती हैं, उनको गैर संवैधानिक संस्थाएँ कहते हैं। सबसे बड़ी बात आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा संस्थाएँ क्या होती हैं? संस्थाएँ देखो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है संवैधानिक संस्था, एक होता है असंवैधानिक संस्था, एक होता है गैर संवैधानिक संस्था। तो सबसे पहले हम आपको बताएँगे संवैधानिक संस्था क्या होती हैं।
तो संवैधानिक संस्था के बारे में आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि क्या होता होगा। संवैधानिक संस्था वे संस्थाएँ होती हैं जो संविधान में उल्लिखित होती हैं, यानी उनका जो ज़िक्र है हमारे संविधान में दिया गया है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संवैधानिक संस्था कहेंगे। संवैधानिक संस्थाएँ वे संस्थाएँ जिनका ज़िक्र किसमें? संविधान में हो। जैसे कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है और एक होता है निर्वाचन आयोग, इसका कितना अनुच्छेद क्या है? 324 होता है। फिर आएगा असंवैधानिक संस्थाएँ क्या होती हैं? इनका ज़िक्र जो संविधान में ना हो नहीं, असंवैधानिक संस्थाएँ वे संस्थाएँ होती हैं जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, जो संविधान के विरुद्ध काम करती हैं। जैसे कि एक होता है आतंकवादी संगठन, एक माओवादी संगठन, एक नक्सलवादी संगठन। ये सब कैसे हैं? असंवैधानिक संस्थाएँ हैं, यानी कि जो हमारे संविधान का उल्लंघन करती हैं। तो वो क्या कहलाएँगी? असंवैधानिक संस्थाएँ। अब बताने जा रहे हैं हम आपको गैर संवैधानिक संस्थाएँ क्या होती हैं, जो संविधान में उल्लिखित ना होकर हमारे अलग से संस्थाएँ बनाई जाती हैं, जिनका ज़िक्र संविधान में ना होकर लेकिन वो संविधान को लागू कराने में सहायक होती हैं। जैसे कार्यकारी संस्थाएँ होती हैं, महिला आयोग संगठन होता है, महिला आयोग संगठन। जो असंवैधानिक संस्थाएँ होती हैं, ये हमारे संविधान का दुश्मन और ये जो क्या होती है हमारे संविधान की पोस्ट होती है। अब देखो संवैधानिक विकास के बारे में हम आपको बताएँगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे आया था, सबसे पहले कब लाया गया था, उसके बारे में आपको हम बताएँगे। संवैधानिक जो हमारा एक दिन में बनकर ना हुआ, यह हमारा लंबे समय तक का प्रोसेस है। जैसे कि संविधान बनाने में हम हमारे देश के कुछ नेताओं को कितने 2 साल, 11 माह, 18 दिन का समय लगा हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण कोई क्षणिक प्रक्रिया का परिणाम ना होकर दीर्घकालीन एवं सतत विकास का परिणाम होता है। भारत देश में सभी के लिए कानून बराबर हो, यह अधिकार कहाँ पे होता है? संविधान में देता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना चार्टर्ड एक्ट के द्वारा की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? चार्टर्ड एक्ट के तहत हुई थी। अब आते हैं कंपनी के प्रबंध की संपूर्ण शक्ति, जो वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो संपूर्ण शक्ति थी वो एक गवर्नर में निहित थी तथा उसमें कितने सदस्य थे? 24 स्थायी परिषद, उसमें 24 अन्य सदस्य थे। अब संवैधानिक विकास 2 भागों में बँटा है। एक तो एक होता है 1758 नहीं, ये वाली लाइन यहाँ पे होगी 1773 के चार्टर्ड एक्ट से लेकर 1935 ईस्वी तक के विभिन्न अधिनियम भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित किए गए हैं। जो सबसे पहले चार्टर्ड एक्ट आया था वो 1773 के उसमें आया था, 1773 ईस्वी में आया था और 1935 ईस्वी तक के विभिन्न अधिनियम भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित किए गए हैं। और एक 1858 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश राज ने भारतीय शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया, जो कि स्वतंत्रता 1947 प्राप्त तक चला था। अब देखो संविधान का विकास कैसे क्या हुआ वो बताएंगे। जो कंपनी का शासन था वो 1773 से 1858 ईस्वी तक का था। 1773 ईस्वी का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर 1784 का फिर इंडिया एक्ट आया था, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया था, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया था, फिर 1858 का चार्टर एक्ट आया था। फिर जो ताज शासन कहाँ से कहाँ तक का माना जाता है, तो 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक यानी स्वतंत्रता प्राप्त तक हमारा चला था। तो 1758 का चार्टर एक्ट आया था, फिर 1861 का संविधान परिषद अधिनियम, फिर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1942 का क्रिप्स मिशन, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन और फिर योजना भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, फिर 1947 तक यानी हमारा देश आजाद हो गया था। तो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। तो जो 1773 का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसमें कितने थे? 4 सदस्य थे और उनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का था। तो एक क्लेवरिंग, मानसन, बरवेल तथा फिलिप फ्रांसिस गवर्नर थे और इनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का था। तो ये कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि हमारे संविधान में इस एक्ट के माध्यम से ही कंपनी के शासन के सबसे पहली बार हमारा क्या हुआ? एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से सवाल बनता है कि किस एक्ट के तहत हमारा लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। तो वो क्या होगा? 1773 के तहत हमारा एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। यह एक्ट 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था। यह एक्ट कहाँ से पास किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया था तथा
1774 में इसे लागू किया गया था। इसी एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इसका मतलब यह है कि हमारी कंपनी जो है सबसे पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक किस एक्ट के तहत मान्यता मिली थी, वो तो क्या होगा आंसर? 1773 में मिली थी। फिर इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। और सबसे पहले हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से क्या बनता है कि किस एक्ट के तहत भारतीय गवर्नर नहीं गवर्नर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया? तो क्या हमारा आंसर होगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। फिर गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। यानी जो हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और वो लोग क्या कर सकते थे? नियम बनाने का अधिकार उनको प्राप्त हो गया तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार प्राप्त हो गया और उन लोगों को दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई। दीवानी अधिकार प्राप्त होने की वजह से कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो हमारा आंसर क्या होगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि उस कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे उनके जो निजी व्यापारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो हमारा कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे था। ये सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे था। और अदर सदस्य कौन से थे? एक चैम्सफोर्ड थे, लेमेस्टर थे तथा हाइट थे। अब कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या पूछा जाता है। एक ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है और दूसरा ये वाला पूछा जाता है। अब आते हैं हम 1784 के क्विट इंडिया एक्ट में। इससे पहले हम बताना चाहेंगे जो भी हमारी 1773 में जो भी हमारी गलतियां हुई थी तो उस एक्ट को सुधारने के लिए एक हमारा 1781 में एक अधिनियम आया था, उसको पारित किया गया था। उस एक्ट को क्या नाम दिया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस 1773 में जो हमारी गलतियां हुई थी उसको सुधारने के लिए ही अधिनियम 1781 में पारित किया गया था, जिसका नाम क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब 1784 ईस्वी के बारे में, 1784 का जो क्विट इंडिया एक्ट आया था उसके बारे में हम आपको बताएंगे। 1784 ईस्वी के एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यानी 1784 में जो क्विट इंडिया एक्ट आया था तो उसमें क्या गया था? 6 सदस्य परिषद थी, 6 सदस्य नियंत्रण, जिसे क्या नाम दिया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया था। अब इसका अर्थ था कि भारत के प्रशासनिक और अंदरूनी मामलों का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिला। यानी पहले जो सारी जो वो जैसे कि प्रशासनिक और राजनीतिक किसके पास थी? वो सारी कंपनी के पास थी, लेकिन उसके बाद जो किसको दे दिया गया 1784 ईस्वी में? ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। क्या क्या सरकार चली गई? प्रशासनिक और अंदरूनी जो मामलों का अधिकार था वो किसके पास चला गया? ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। अब इसी एक्ट के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है 1784 एक्ट से कि किस एक्ट के तहत द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ? तो हमारा आंसर क्या होगा? 1784। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंटियां भी गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद के अधीन हो गई। यानी जो बंबई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंटियां थी वो किसके अधीन हो गई? गवर्नर जनरल के अधीन हो गई तथा उनकी परिषद के अधीन हो गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। एक सवाल यहाँ से भी बनता है कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? तो किस एक्ट के तहत? 1784 के तहत। फिर हमारा इसमें क्या है? गवर्नर जनरल की
परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर गई। यहाँ ये सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल परिषद की जो सदस्यों की संख्या थी 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1784 होगा। राज्य गवर्नर राज्यों को लेकर कोई भी नीति बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सहमति के बाद ही बना सकता था। यानी कि जब कानून यहाँ पे बनाया जा सकता तो सिर्फ क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सहमति से ही नया कानून बनाया जा सकता था। अब पढ़ेंगे हम 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी जो कंपनी अब तक सिर्फ कंपनी के पास ही अधिकार थे, तो उनको समाप्त कर दिया गया। किंतु चीनी से तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए कंपनी के हाथों में ही रहने दिया गया। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे जो है आपका अनुमोदन कौन करेगा? ब्रिटिश संसद करेगी। इस एक्ट के तहत कंपनी के भागीदारों को भारतीय राज्य व्यवस्था से 10% लाभ दिया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ईसाई धर्म के प्रचार हेतु मिशनरियों को अनुमति मिली थी और सबसे ज्यादा ये यहाँ से सवाल ये बनता है कि कंपनी की आय से भारतीयों को शिक्षा परिषद पर 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। तो किस एक्ट के तहत व्यवस्था की गई थी? 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत की गई थी। इस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये तो अभी हम आपको बताए ही थे ये वाला। फिर इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वो क्या होगा हमारा? 1813 का चार्टर एक्ट होगा। और सबसे पहले हमारे भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे? विलियम बेंटिंक होंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो वही भारत के विलियम बेंटिंक पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। जब यह भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो इसके पास कितने असीमित अधिकार प्राप्त हो गए। इसके साथ ही भारतीय कानूनों के पुनर्गठन तथा लिपिबद्ध करने हेतु एक विधि आयोग स्थापित किया गया। इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। यानी इस एक्ट के तहत एक लिपिबद्ध करने हेतु एक विधि आयोग का स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये सवाल यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस एक्ट के तहत 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया था? वो क्या होगा? 1833 होगा। अब हम आपको बताएंगे 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या क्या नियम थे। तो इस अधिनियम द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली जैसे कि कार्यपालिका व विधान परिषद का विचार प्रस्तुत किया गया। तो 1853 में क्या किया था कि इस अधिनियम द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली और कार्यपालिका का विधान परिषद का विचार जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए 6 सदस्यों को और जोड़कर एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। यानी इसमें कितने सदस्य जोड़े गए थे? 6 और सदस्यों को जोड़कर एक नई विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। उसे क्या नाम दिया गया था? विधान परिषद नाम दिया गया था। विधि सदस्य को अब गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया था। इस अधिनियम में भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। यानी किस अधिनियम के तहत भारतीयों को सिविल सेवा भर्ती के लिए खुली चुनौती दे दी गई थी? तो वो कौन सी थी? 1853 का चार्टर एक्ट था। इसी एक्ट में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसी कारण सत्येंद्रनाथ टैगोर 1856 में इस परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे पहले भारतीय बने थे। कौन? सिविल सेवका। आपको आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आज के लिए हम लोग को यहीं तक। धन्यवाद।